हेलो, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए। और आज हमारा 14th डे है। तो कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था और स्टार्ट किया था या फिर वो था इक्विलिब्रियम। और हम इस चैप्टर में हमने देखा कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस देखे। फिर हमने वेरियस फैक्टर्स देखे जिस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ये था सिलेबस जो हम कवर कर रहे थे। तो अगर हम शुरू देखें, ये एनटीए सिलेबस है जो जेई के लिए दिया जाता है एनटीए द्वारा। तो अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, यानी इक्विलिब्रियम का पार्ट है। अगर मैं बात करूं इससे जुड़े हुए सवालों की जो हर साल आते हैं जेई में, तो हम देखते हैं कि आमतौर पे 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं एक जेई मेंस में, है ना। तो ये प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे फिर पिछले साल के परीक्षा के आधार पे तैयार किया गया है इसका वेटेज। तो जो आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, उसमें पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हमने कहा था कल कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है ना, मतलब क्या डिपेंडेंसी है इसकी, प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है बढ़ाने घटाने टेम्परेचर का, ये हम देखेंगे। और एक और बात याद रखिएगा हमेशा, जो हमेशा दिमाग में याद रखने की चीज़ है, वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। फिर हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखेंगे कि कौन से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हुए हम जो आज का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं वो है ली चैटरजियल प्रिंसिपल है। इसका हमने यूज भी देख रखा है अभी कुछ देर पहले सॉल्यूशन चैप्टर में। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत है जो ली चैटरजियल ने दिया था, इसका अर्थ क्या है और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अगर आप मोटा मोटी बात करें तो ये पहला कंसंट्रेशन, फिर प्रेशर, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और कैटलिस्ट, इन पांचों पे निर्भर करता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ और किस दिशा में जाएगा, है ना। कि वो फॉरवर्ड की ओर जाएगा, मतलब आगे की ओर जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिलेगा। अंत में हम क्वेश्चंस देखेंगे, जेई के पिछले साल के भी होंगे, इसमें कुछ सैंपल होंगे, कुछ एनसीईआरटी होंगे वगैरह वगैरह। तो पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को डिपेंडेंसी देखते हुए, मतलब कि निर्भरता देखते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे या तापमान पे। तो अभी हमने देखा था कि जो K होता है वो हमने देखा था, वो उसका हमने डेरिवेशन करके निकाला था कि K बराबर होता है K इज इक्वल टू K/KB। जो हमारा K क्या है, K हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और K हमारा रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट के बारे में हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा। तो ये होता है हमारा K इज इक्वल टू K/KB। अब हमने आर्हेनियस इक्वेशन से हमें पता है कि स्मॉल k रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इस फॉर्मूले से, जो कि है A/E⁻⁻RT। यहाँ पे सारे टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरएनएस फैक्टर A, जो कि पर सेकंड में रहता है, जो कि डिपेंड करता है इसका रेट कांस्टेंट का कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, उसके हिसाब से A का यूनिट रहता है। फिर हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी बैरियर होता है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच में, मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हैं और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। फिर हमारा है R जो कि है गैस कांस्टेंट, और T जो कि है तापमान, हमारा टेम्परेचर केल्विन में। तो अगर हम इस KF और KB के लिए दोनों के लिए पुट कर दे यही चीज, तो ये हो जाएगा AE⁻⁻, ये F/RT। ये A सेम रहेगा दोनों के लिए, ये चीज महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखें कि A हमेशा सेम रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी, फॉरवर्ड के लिए अलग आएगी और बैकवर्ड के लिए अलग आएगी, है ना। तो ये कुछ इस तरह निकल के आएगा।
एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बदलता है, माफ कीजिएगा, ये भी बदलता है, ए एफ और ए बी अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा ए एफ बाई ए बी ई टू द पावर माइनस ये बी माइनस ये बी माइनस ये एफ। ये इक्वेशन मैंने यहां लिख रखा है, यही यहां लिख रखा है। तो इस तरह से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तापमान के साथ बदलता है। आगे अगर हम दोनों साइड लॉग ले ले इसी इक्वेशन में, अगर हम दोनों साइड लॉग ले ले इस इक्वेशन में, तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, के टी वन टी टू बाई इज इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। हाँ, शुरू में मैंने कहा था कि ये ए एफ और ए बी बराबर होता है, ये सही है ना, ये मैंने शुरू में कहा था, मुझे लगा इसने लिख रखा है, हाँ, लेकिन ए एफ और ए बी बराबर होता है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये बच जाएगा ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मैंने इस चीज को डेल्टा एच से रिप्लेस कर दिया है। कैसे, ये आप ग्राफ से समझ सकते हो। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, रिएक्शन प्रोफाइल है जो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर आप बात करें एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इतनी दूर की दूरी हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये फॉरवर्ड रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बैकवर्ड के लिए। और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी के बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इस चीज को इससे हटा दूं या फिर घटा दूं, तो हमें जो मिलेगी, जो चीज बचेगी, वो हमारा होगा डेल्टा एच, है ना। तो इसीलिए मैंने ये बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड के बदले क्या लिख दिया, डेल्टा एच, या फिर इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। और यही बराबर होगा के टी वन बाई के टी टू के। अगर आप इस इक्वेशन से इक्वेशन की बात करो, इस इक्वेशन से इक्वेशन की बात करो, ये ए एफ बाई ए बी कैंसिल नहीं हुआ है, मैंने बार बार चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। ए एफ बाई ए बी कैंसिल नहीं हुआ, ये दो टेम्परेचर पर लिख के इन दोनों घटा दिया गया। क्या मैंने लिखा, लॉग के एट टेम्परेचर T1 लॉग के एट टेम्परेचर T2, फिर 1/RT1 माइनस 1/RT2, ये ए एफ ए बी कैंसिल हो गया उन दोनों के लिए। तो ये फाइनल इक्वेशन है, ये हमारे लिए जरूरी है, इसको याद रखने की जरूरत है ना। आगे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ दिस से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जनरल इक्वेशन होती है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम Q निकालें, रिएक्शन कोशेंट निकाल लो, ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके रिएक्शन कोशेंट को निकालें, और अगर हम लिखे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है ना। और डेल्टा जी यहाँ क्या है, गीस फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गीस फ्री एनर्जी, और Q हमारा रिएक्शन कोशेंट है। ये इक्वेशन है। अगर हम इसके 3 केसेस देखें, पहला अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ये हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। और अगर 0 है मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम को कंसीडर करें तो के क्यू कितने के बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला पता है हमने, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये के क्या बन जाएगा, क्यू क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, क्योंकि रिएक्शन दोनों साइड जा सकती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दोनों साइड बराबर होता है। अब इस कारण से हमें ये इक्वेशन मिलती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K। अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले ले तो ये हो जाएगा हमारा k इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस RT, है ना। अब
केस 1, अगर डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी अगर लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस साइन लगा रखा है, तो ये e टू द पावर माइनस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा सा होगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि k क्या है, 1 से बड़ा है। k क्या है, 1 से बड़ा है। ये पहला केस है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव हुआ तो k क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, मतलब कि डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो जो k का वैल्यू वो बड़ा है और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। वही दूसरी तरफ अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ज्यादा है 0 से, तो मतलब पॉजिटिव है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। आर तो कांस्टेंट पॉजिटिव ही रहता है, टेम्परेचर भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं केल्विन में, तो ये जो पूरा टर्म है वो लेस देन 0 हो गया। इस कारण से ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, ये भी लेस देन 1 हो गया, क्योंकि अगर किसी का पावर 0 से कम है तो वो लेस देन 1 ही आता है। आगे अब ये अगर लेस देन 1 है तो k भी क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बना है प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये हुआ। अब जो अगला हम देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसे हम कहते हैं ली चैटरजियल प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर हम किसी भी फैक्टर को चेंज करें जो इक्विलिब्रियम पे असर डाल रही है, क्या है कि अगर हम किसी भी एक फैक्टर को बदले जो इक्विलिब्रियम पे असर डाल रही है, तो उससे क्या होगा, वो सिस्टम जो है कुछ ऐसे बदलाव करेगा खुद से ताकि उस बदलाव के असर को कम से कम कर सके, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, किसी इक्विलिब्रियम को किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर छेड़ रहे हैं, तो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में उस प्रभाव का असर कम से कम किया जा सके। ये होता है ली चैटरजियल प्रिंसिपल्स। ये सीधे शब्दों में ये ली चैटरजियल प्रिंसिपल, ली चैटरजियल का सिद्धांत है जो उनने इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम को के बारे में विस्तार से बताने के लिए दी थी, है ना। अब ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला है कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हाँ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और ये इस पर भी अप्लाई होगा। दूसरा है प्रेशर चेंज, अगर हम प्रेशर को बदलेंगे तो भी असर होगा। फिर अगला है इनर्ट गैस का जोड़ना, अगर हम इनर्ट गैस डालेंगे तो भी चेंज होगा। और अगला है तापमान का बदलना। तो इन चारों फैक्टर को हम, मतलब इन चारों जो पहलू है, इनको अलग अलग करके देखेंगे और देखेंगे कैसे इनका असर एक इक्विलिब्रियम पे पड़ता है ना। तो अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन का। पहला क्या है, कंसंट्रेशन का। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा, जिस साइड जाएगा उस साइड जाएगा जिस साइड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वापस से उतना ही हो सके। और ऐसा कब होगा, जब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की हो जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है कि जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन चेंज का जो असर है उसको कम किया जा सके। तो क्या करेगा, वो रिएक्टेंट को कम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्शन किस साइड में जाएगा, प्रोडक्ट साइड में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, अगर हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ा दें तब क्या होगा, तब इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट साइड जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सके और जो प्रोडक्ट हमने जोड़ा था उसके असर को कम से कम कर सके। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा या फिर बिल्कुल उल्टे हैं, पर चीज जो सिद्धांत लग रही है यहाँ पे दोनों पे, वो ली चैटरजियल की लग रही है। तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे प्रोडक्ट का तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की ओर बढ़ेगा, ताकि ये एक्सेस जो प्रोडक्ट, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट जोड़ा है वो खत्म हो सके। जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है H2 + I2 जो आपको HI दे रहा है, तो हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम पर है,
तो इनका कंसंट्रेशन क्या है, सबका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी क्या कांस्टेंट है ना। अब क्या होता है कि हम चेंज करते हैं इनको, क्या चेंज करते हैं, हम H2 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, H2 डाल देते हैं। तो H2 कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बढ़ गया, यहाँ पे H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब H2 का कंसंट्रेशन को घटाने के लिए क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बैकवर्ड जाने में क्या होगा कि H2 और I2 फॉरवर्ड जाएगी, और ऐसा करने के लिए क्या होगा कि H2 और I2 रिएक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आगे रिएक्शन बढ़ रही है वैसे H2 की तो कंसंट्रेशन घट ही रही है, साथ में I2 का भी कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि H2 और I2 से रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है। तो हमें प्रोडक्ट की भी मात्रा बढ़ते हुए दिख रही है यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हो कि इस पार्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट बढ़ गया। इक्विलिब्रियम बढ़ने के मतलब इक्विलिब्रियम होने के बाद अगर हम रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं तो जो रिएक्शन है वो आगे की ओर जाएगी, प्रोडक्ट की ओर, और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में देगी, जैसे इस वाले में दिया है इतने ज़्यादा। और प्रोडक्ट क्या, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो बड़ा डाला है वो तो घट ही जाएगा थोड़ा, और जो नहीं डाला वो भी घट जाएगा कंजम्पशन के लिए। अगला जो है वो है चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर चेंज करने से क्या होता है, मान लो हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, ये पता हमें गैस लॉ से। तो अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स घटेगा ताकि प्रेशर को क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। तो रिएक्शन अब उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, है ना। तो ये हमारा प्रेशर चेंज का असर। उसी तरीके से अगर हमने प्रेशर को घटा दिया तो रिएक्शन क्या होगा, उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में मोल ज्यादा हो, और मोल ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। आगे ये एक उदाहरण है, उदाहरण की मदद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है हमारा प्रेशर चेंज करने के असर क्या होता है हमारा, है ना। तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन है O2 के साथ, जो हमें SO3 दे रहा है। ये जो रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें सिर्फ गैसियस नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे प्रेशर वाले केस पे, क्योंकि प्रेशर जो है सिर्फ गैस ही अप्लाई कर सकता है। तो मान लीजिए हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगा, उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, 2 और 1 3 है, और इसमें कितने 2 है। तो हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर घटाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, सीधी दिशा, मतलब कि रिएक्टेंट की दिशा, प्रोडक्ट की दिशा में, ताकि प्रोडक्ट की मात्रा कम हो सके, फिर नंबर ऑफ मोल्स कम हो सके, और प्रेशर वापस से प्रेशर के बढ़ने का जो असर था वो कम हो सके। उसी तरह इक्विलिब्रियम, उसके कारण क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमें ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, है ना। तो इस तरीके से हम ली चैटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। आगे प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का सीधा सा फंडा है, इन्हें 2 भाग में पहले बांट दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते समय एनर्जी जो है वो निकल रही है, या फिर हीट जो है वो निकल रहा है, तभी तो तापमान बढ़ रहा है। तो अगर हम हीट या फिर एनर्जी या फिर तापमान बढ़ा देंगे, या टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जाएगा, क्यों जाएगा भाई, क्योंकि फॉरवर्ड की ओर गया तो और तापमान बढ़ेगा, तो असर कहाँ कम हुआ उसका। तो तापमान को घटाने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की ओर जाएगा। कि अगर आगे की ओर एक्सोथर्मिक है मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो पीछे की ओर क्या करेगा, उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। तो रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की ओर जाएगा। किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि उस टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर, उसको कम करने के लिए एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट एनर्जी जाती है, तो ये फॉरवर्ड में बढ़ेगा ताकि उसी एनर्जी को ले सके और बढ़े हुए तापमान को बैलेंस आउट या फिर खत्म कर सके, है ना। तो ये हो गया हमारा ली चैटल प्रिंसिपल। आगे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यही था।
अब ये जो रिएक्शन है ये है अमोनिया का फॉर्मेशन, और ये एक सिंपली वेल नोन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें जो हीट होती है वो निकलती है। तो अगली चैनल प्रिंसिपल के अगर हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किस ओर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम उस ओर बढ़ेगा जिस तरफ ये जो एक्सेस हीट रिलीज हुआ है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो एक्सेस हीट एब्जॉर्ब कब होगा, जब रिएक्शन इस दिशा में बढ़ेगी, क्योंकि इस दिशा में ये इंडोथर्मिक है, क्योंकि इस दिशा में ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए इसकी उल्टी दिशा में ये इंडोथर्मिक होगी। तो इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा, बाय साइड या फिर लेफ्ट की ओर जाएगा, ताकि अमाउंट ऑफ जो अमोनिया फॉर्म्ड हो वो कम होगा और वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे। तो ये है ली चैटल प्रिंसिपल। आगे इनर्ट गैस एडिशन। तो इनर्ट गैस जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। तो किसी भी इनर्ट गैस को ऐड करने से इक्विलिब्रियम के, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है वो नंबर ऑफ मोल्स अगर डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तब असर करेगा। अगला है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं करता। वो ऐसा क्यों, क्योंकि ये बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि एनर्जी बैरियर क्या करता है, घटा देता है ना। आपको पता ही होगा अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स देखी होगी तो। मान लीजिए नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल है तो हमारे कैटलिस्ट के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इधर से इधर जाने में एनर्जी कम हो गई और इधर से जाने में एनर्जी कम हो गई, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को बढ़ाता है ये। अगला, तो इसके कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जल्दी आती है, बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन सेम। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो वही रहती है जो बिना कैटलिस्ट के रहती है ना। तो ये सिर्फ रिएक्शन के रेट या फिर स्पीड को बढ़ाता है, ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा को। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जेई के। पहला, एक वेसल है जो कि 1000 kP पे रखा गया, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, मैंने दोबारा डाला। एक वेसल है जो 1000 kP पे रखा गया, आप इसको कहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं दोबारा से कर देता हूं। एट 1000 kP कंटेन CO2 with a pressure of 0.5 atm. Some of the CO2 is converted into CO in the addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8, the value of P, यहाँ पे 1000 केल्विन होगा, सॉरी। तो जो CO2 का प्रेशर था इनिशियली वो कितना था, 0.5, और जैसे हम ग्रेफाइट डाल रहे हैं तो ये CO दे रहा है। ग्रेफाइट कुछ इस तरह दिखता है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला ये है, ये हमें क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है। अगर टोटल प्रेशर 0.8 atm है तो Kp कैलकुलेट करना है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा 0.5 माइनस एक्स, ये x बनेगा और ये भी क्या बनेगा, x बनेगा। इसे बैलेंस कर लेते हैं, 1 1 2, तो इससे मैं घटा दूं, अगर ये कितने 2 है, ये CO था ना, ये 2 है, 2 और 2 4 होगा, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। तो ये पहले से ही बैलेंस है क्या, तो ये है CO2, इसमें हम कार्बन ऐड कर रहे हैं तो ये CO दे रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन में गलती है, ये CO दे रहा है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा, है ना। तो जो टोटल प्रेशर दिया वो क्या दिया, वो 0.8 atm प्रेशर। एक बात और, ये ग्रेफाइट है, इससे प्रेशर नहीं है लगेगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है ना। तो इसका प्रेशर हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, सिर्फ इसका और इसका। तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है, 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0.8। ये कितना हो जाएगा, ये 2x बनेगा, है ना, क्योंकि ये 2 मोल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0.3। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना हो गया इन दोनों का, हमें Kp निकालना है। अगर हम इसे आगे लिखें तो जो CO2 का प्रेशर है, मतलब प्रेशर ड्यू टू CO2, वो हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3, जो कि हमें देगा 0.2। उसी तरीके से प्रेशर ऑफ CO हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 0.3, जो कि बराबर हो जाएगा 0.6 atm के।
है ना। अगर हम केपी निकालें तो केपी बराबर था प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर, क्योंकि सीओ के पहले स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा हुआ था, तो 0.6 का स्क्वायर बाई CO2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। अगर आप इसे कैलकुलेट करें, वहीं सेम चीज लिखी है, पी इनिशियल 0.5 और ये 0, फिर 0.5 माइनस एक्स और 2x बना, टोटल प्रेशर 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x गिव्स अस 0.5 x 0.5 ATM। अगर हम इसे आगे जोड़े तो ये हमें देगा 0.3। फिर केपी क्या होगा, PCO2 का स्क्वायर बाई PCO2, मतलब 0.3 का स्क्वायर, जो कि हमें पूरे में देगा 1.8 ATM। ये हमारा केपी हो जाएगा। आप चाहे तो इसका हिंदी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। एक रिएक्शन है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है 3 लीटर वेसल में, जिसमें 1 2 4 ABC है। अगर इस रिएक्शन के KC 10 है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, तो ये हम Q की मदद से निकाल सकते हैं। तो Q कैसे कैलकुलेट होता है, QC कैलकुलेट होती है 3C लिखा हुआ, तो ये 4 का क्यूब, क्योंकि हमें ये कंसंट्रेशन निकालना है इसका, और हमें दिया गया कि 3 लीटर का वॉल्यूम है, जिसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर निकलेगा कंसंट्रेशन। आगे B का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा 1/3, B का हो जाएगा 2/3, तो ये अंत में निकल के आएगा 4 × 4 × 2/3, जो कि आएगा 10.66, जो कि 10 से बड़ा है। इसलिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो सके। यही चीज यहाँ लिखी है, तीनों का कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। अब इनको अगर रखें अपने अपने मान पे तो ये हमें 10.66 देंगे, क्योंकि केसी 10 है, क्यू छोटा है, तो क्यू को छोटा होने के लिए क्यू बड़ा है, तो क्यू को घटाने के लिए क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। आगे, फॉर द रिएक्शन 2NOCl 2NO and Cl2 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट एंड S नॉट ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन आर इतना एंड इतना। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हमें क्या दे रखा है, डेल्टा H नॉट का वैल्यू दे रखा है 77.2 किलो जूल पर मोल। डेल्टा S नॉट का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 122 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से डेल्टा G निकाल सकते हैं। ये होता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डेल्टा H नॉट कितना है 77.2, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में, माइनस टेम्परेचर हमें दिए रखा है 298 केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय 122, ये माना जाएगा एक, ये हो जाएगा दूसरा। इसे आप कैलकुलेट करके मान लो x आ गया, ये किसके बराबर होगा, -RT ln K के, क्योंकि हमें मानना है कि इक्विलिब्रियम है, तो हमें पता है कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q होता है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, Q बराबर होता है K के, और डेल्टा G क्या होता है 0, तो डेल्टा G नॉट कितना होता है -RT ln K, चीज यहाँ लिखी है। अब हमें KT पता है, हमें डेल्टा G नॉट पता है, R पता है, अब हम ln K निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो वही चीज यहाँ लिखी है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नॉट, तो इसका वैल्यू आता है 40844 जूल पर मोल। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन दिया हुआ है, ये क्योंकि हमने डेल्टा G नॉट निकाल लिया, हम यहाँ पुट कर देंगे, तो लॉग केसी के टर्म में अगर निकाले तो आएगा 7.158। केसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो केसी कितने बराबर हो जाएगा, केसी नॉट इज इक्वल टू 10 to the power 7.518। ये हो जाएगा इसका उत्तर। यह माइनस का साइन है, यहां भी माइनस का साइन रहेगा हाथ में, इसके साथ में।
जिसके कारण से हमारा मान निकल के आएगा 6.95 इंटू टू द पावर माइनस 8। आगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन A plus B gives C plus D is 100. If in the initial concentration of all four species are 1m, then equilibrium constant of D, कंसंट्रेशन किसका निकालना है? D का। ये हमने कर रखा है। पहले बस A plus B plus C plus D है, इनका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 1 1 1 1। आगे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इनका x रिएक्ट करेगा, हमें x देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? A कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, B का कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स घट जाएगा, C कंसंट्रेशन उतने से बढ़ जाएगा क्योंकि 1 मोल दे रहा है। इस तरीके से 1 प्लस एक्स क्या देगा? 1 प्लस एक्स। अब Kc का वैल्यू दे रखा है और Kc हम कैसे निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट में है C और D, तो कंसंट्रेशन ऑफ C कितना है? 1 प्लस एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ D कितना है? 1 प्लस एक्स। इन दोनों को लिखेंगे ऐसे, अगर लिखे 1 प्लस एक्स और नीचे क्या है? 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। और 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 100 का रूट अंडर, जो कि हमें देगा 10। अगर आप इसे आगे करो तो 1 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 10 माइनस 10 एक्स के। ये हो जाएगा 11 एक्स बाई 9, एक्स इक्वल टू 9 बाई 11, है ना? वही चीज की होगी 9 बाई 11। अगर हम D के मोल्स निकालना चाहें, हमें D के मोल्स निकालने हैं, तो D के मोल्स कितने दे रखे हैं? यहाँ पे कितने हैं? 1 प्लस एक्स है, हमारे पास क्या है? 9 बाई 11, तो 1 प्लस 9 बाई 11 जो होगा 20 बाई 11 जो होगा 1.818। आगे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सिस्टम मिनिमम होता है, इनट्रॉपी ऑफ सिस्टम मैक्सिमम होता है, फ्री एनर्जी सिस्टम मिनिमम होता है, फ्री एनर्जी सिस्टम 0 होती है। ये तो पक्की चीज है, फ्री एनर्जी क्या होती है? सिस्टम की 0 होती है। इनट्रॉपी मैक्सिमम होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों उत्तर होंगे, ये दोनों होगा। इनट्रॉपी भी मैक्सिमम होती है ना? यहाँ पे एक ही लिखा है, दोनों होगा उत्तर में। अगला द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन at 925 Kelvin and 9.5 at 2000 kP। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 18.5 है 925 केल्विन पे, और 9.25 है 1000 केल्विन पे। तो कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है ln k T2 बाई k T1 is equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये हमें फॉर्मूला पता है ना? तो अगर हम इन सब का मान रखें तो KT1 कितना दिया हुआ है? 18.5 और KT2 9.25। डेल्टा एच हमें निकालना है, 2.303 कांस्टेंट है, आर भी क्या है? कांस्टेंट है। 1 बाई T1 दिया हुआ है 925 केल्विन और 1 बाई T2 दिया हुआ है 1000 केल्विन। तो अगर हम इन सब का मान रख दे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा एच निकल के आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ कर रखी है। हमें ये रिलेशन पता है, K2 बाई K1 बराबर होता है डेल्टा एच बाई 2.303 R, जो कि T2 माइनस T1 बाई 1 बाई T1 T2 होता है। हमने सबका मान रख दिया, ये निकल के आया। आगे अगर आप इसको इसका आंकलन करें तो इसका जो मान निकल के आएगा डेल्टा एच का, वो आएगा -7181 जूल पर मोल। आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो चाहोगे तो, -71.081 किलो जूल पर मोल, है ना? आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो किलो जूल में अगर उत्तर मांगा है तो। आगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज इतना। ये हमने कल भी किया था, इसमें हमने देखा था कि ये वाला इक्वेशन नहीं करना है हमें इसका निकालना है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो ये एक दूसरे का उल्टा है, तो हम इसे भी उल्टा कर देंगे। 1/100 ये हमें देगा 10⁻², या फिर 0.001। यही चीज यहाँ कर रखी है, जो कि आएगा 0.01। इन विच ऑफ द फॉलोइंग KP एंड KC आर नॉट इक्वल। तो
तो केपी किसी कब इक्वल होता है, जब डेल्टा एन जी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तभी केपी केसी क्या होता है, बराबर होता है। इनमें से किन में बराबर नहीं है, तो अगर हम इन सब में निकाले डेल्टा एन जी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट में कितने गैसेस है, मोल्स मोल गैसेस के मोल्स है 2 है, और रिएक्टेंट में कितने 2 है, तो पूरे कितने हो गए 0। इसके लिए निकाले अगर हम डेल्टा एन जी, तो यहाँ कितने हैं 2 है, इधर भी कितने हैं 2 है, 2 माइनस 2 0। अगर हम यहाँ निकालना चाहे तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। पर अगर हम यहाँ निकाले तो इधर 2 है और इधर 1 ही है, इधर 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है, सॉलिड है और सॉलिड प्रेशर नहीं डालता। 2 माइनस 1 1, तो इसमें डेल्टा एन जी 1 है। तो केपी और केपी इज इक्वल टू के सी डेल्टा एन जी आर टी होता है। क्योंकि ये डेल्टा एन जी आर टी अगर 0 हो जाता तो केपी किसके बराबर रहता, के डेल्टा केपी इज इक्वल टू आर टी का पावर डेल्टा एन जी, ये होता है। तो अगर ये डेल्टा एन जी 0 हो जाता है तो आर टी का पावर कितना आता है 0, आर टी का पावर 0 मतलब ये 1, तो केपी किसके बराबर रहता है, केसी के, है ना। वही चीज यहाँ लिखी है, पहला के लिए 0 आया, दूसरा के लिए 0, तीसरा के लिए भी 0, इसलिए 0 केपी केसी बराबर हो गया तीनों में, और अंत वाले में केपी केसी के बराबर नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है इतना, और केसी का वैल्यू दिया हुआ 1.7 इंटू 10 का पावर 16। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट द प्रेशर इंक्रीजेस। क्या प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की ओर जाएगा? वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट की ओर कम होंगे तभी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड की ओर जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कम है? हाँ कम है, इधर 2 है, इधर कितने हैं 3 है। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, क्योंकि आगे नंबर ऑफ मोल्स कम है और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो प्रेशर भी क्या हो, घटेगा। इसके कारण जो असर था प्रेशर घटाने का वो क्या हो गया, वो संभाल लिया गया रिएक्शन के आगे बढ़ने से। अगला, द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ये भी सही है, ये मैंने पढ़ा रखा है। इक्विलिब्रियम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस के एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो ये भी सही है, ये मैंने बता रखा है। अगला, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। इक्विलिब्रियम इसके बारे में दे रखा कि डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि डेल्टा जी क्या बन जाता है, 0 हो जाता है, तो डेल्टा जी नॉट ही बच जाती है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ये माइनस का साइन साथ में आता है, ये हमने देख रखा। सिर्फ केपी किस केसी किस से रिप्लेस कर दिया, केपी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही चीज यहाँ रखी है टू कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के पी। क्योंकि डेल्टा जी 0 हो गया इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस 2.303 आर टी लॉग के पी। ये हो गया सही उत्तर हमारा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन एज 523 केल्विन इज इतना। कैलकुलेट के पी एट 503 केल्विन। तो ये हमारा इस वाले फॉर्मूला से बनेगा, लॉग के टू T1 लॉग के T1 डेल्टा एच बाई 2.303 आर मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 बाई T1 T2। हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि गैसियस फेज रिएक्शन 523 केल्विन पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 23 है। मान लो कि हमने T1 मान लिया कि वो 20, वो है हमारा T1 हमारा 523 केल्विन है। तो के T1 कितना हो जाएगा, 23.10 है ना। अब T2 भी पता है 503 केल्विन, आर भी पता है, डेल्टा एच नहीं दे रखा है इनने, डेल्टा एच का मान कुछ देना चाहिए था। जैसे क्वेश्चन में अधूरापन है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन गलत लिखा ही हुआ,
हमें केसी दिया हुआ था और केपी निकालना था। इसमें वैल्यू ऑफ केसी दिया हुआ 0.50 400 डिग्री सेल्सियस पे, द वैल्यू ऑफ केपी निकालना 400 केल्विन पे व्हेन कंसंट्रेशन आर एक्सपेंड इन मोल पर लीटर एंड। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमें ये रिलेशन पता है, केसी का मान दिया हुआ, आर हमें पता है, टेम्परेचर केपी कितना आ जाएगा इतना। तो इसी के साथ आज का भी लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं।